नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। पिछले वीडियो में हमारी बातचीत सैफुल्लाह से जहां तक हुई थी वो जामिया तक पहुंची थी। अब जामिया से स्टार्ट करेंगे क्योंकि किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में कोचिंग का सबसे अहम रोल होता है। लेकिन कोचिंग को लेकर जो दिमाग में चलता है बच्चों की, कोचिंग क्या होती है, क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना कोचिंग में होता है, क्लासें चलती हैं बहुत ज़्यादा, तो कोचिंग को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में कोचिंग होता क्या है, इस शब्द के पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है, वो सारा निचोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास जो है ना, सामने आप देख रहे हैं कौन बैठा है। मोहाल का जो छत्ता होता है ना पेड़ पर, समझ लीजिए एक मधुमक्खियों का छत्ता है जिससे हम जितना रस चाहें निकाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा पूरा आपके लिए एक ज्ञान का जो रस है वो निकाल सकूँ। खासकर अभी इस पार्ट में हम कोचिंग पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सैफ भाई, आप जामिया आ गए और वहाँ पहला कोचिंग आपने जो किया था करोल बाग में, 1 साल वहाँ आपने अपना बेस वगैरह करके आप जामिया की तरफ आपने रुख किया। पहला सवाल यही बनता है कि जामिया की तरफ क्यों आपने रुख किया? क्योंकि मुझे हमेशा से मैंने यही, एक तो जामिया का जो सिलेक्शन था, हमेशा 30 से 40 बच्चे फाइनल लिस्ट में रहते हैं, तो वहाँ का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा था और ओवरऑल जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता है उस तो रिज़ल्ट को देख के आप जामिया की तरफ आए। ये रिज़ल्ट कब से रहता है जामिया का? क्योंकि शुरू में तो वहाँ से कोई सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। पिछले 3-4 साल से वहाँ का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आना शुरू हुआ है। इवन लास्ट ईयर वहाँ से 42 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, इस साल 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उससे पहले भी 30 से 40 के बीच में रहे थे। तो पिछले 3 या 4 साल से अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आना काफ़ी अच्छा शुरू हुआ था। तो इसमें भी जो था, हमेशा से मेरे माइंड में था कि वहाँ का सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मैं वहाँ पे विज़िट किया था तो मुझे वो काफ़ी पसंद आया था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जामिया का एंट्रेंस। विज़िट में क्या पसंद आ गया आपको? बातचीत करी थी जाके लड़कों से जो वहाँ पढ़ते हैं, क्या पसंद आ गया? वहाँ पे मैंने लोगों से बात की जो वहाँ पर रहते हैं और इसके अलावा मैंने वहाँ का लाइब्रेरी देखा, वहाँ के जो डिस्कशंस कर रहे थे बच्चे आपस में वो देखा और वहाँ के जो। कौन सा वाला लाइब्रेरी? एक नया वाला है इस्टेब्लिश हुआ जो, और एक वो पुराना वाला रोड के पास? नहीं, एक्चुअली यूपीएससी का जो लाइब्रेरी एक अलग ही बनाया उन लोगों ने, मतलब जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो तो अलग है, बट यूपीएससी वाले बच्चों के लिए एक अलग लाइब्रेरी उन लोगों ने वहाँ पर बना रखा है। तो वहाँ पे सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। तो वहाँ का माहौल ओवरऑल बहुत अच्छा था। टेस्ट वगैरह वहाँ पे होते रहते हैं, हर वीक में एक टेस्ट, मॉक टेस्ट करवाते थे वो लोग। तो मुझे लगा ये सब चीज़ें देखे कि यहाँ पर मेरी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। एक डिस्कशन जो होता है और एक लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को मतलब हेल्प कर सकते हैं, तो वो माहौल वहाँ पे मुझे लगा। तो इसलिए मैंने उस टाइम ये डिटरमाइन किया कि मैं यहाँ के लिए एंट्रेंस दूंगा। जब आप गए, हम बहुत सिलों में बात करना कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो ज़बरदस्त रहा है, और लेकिन हमारे लिए वो हर पल बहुत कीमती है। ठीक है, तो आप गए कोचिंग में, आपको कोई मिला, आपने कैसे सहम किया? जिस तरह भी आप किसी से तो पूछा होगा ना जाके, आपके लिए अजनबी लोग रहे होंगे वहाँ, किस तरह क्या पूछा आपने कि भैया, कोई मिला होगा कि भैया कैसे होता है, मतलब वो चीज़ें थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ गया था, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे पहले तो घूमा और सब जगह देखा। फिर वहाँ पे मैंने वहाँ के स्टाफ से लोगों से बात की कि क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है। फिर वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट फिर उसने मुझे किसी से मिलवाया कि ये आपको अच्छे से बता सकते हैं। आई थिंक उनका नाम सलमान था, जिनसे मिलवाया जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ के प्रोसेस के बारे में, सलमान शेख था आई थिंक, वो अभी IRS में है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ के प्रोसेस से अवगत करवाया कि कैसे यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस रहता है और यहाँ पे आने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से। तो उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या बेनिफिट बताए उन्होंने यही बेनिफिट बताया, एक तो आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह के, सारे लाइक माइंडेड पीपल होंगे, सारे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो एक दूसरे की हेल्प करने में हेल्प रहती है। ओवरऑल एटमॉस्फेयर और जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा है यहाँ का, और टाइमली जो टेस्ट वगैरह होते हैं उससे आप अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की, और ओवरऑल रिज़ल्ट जो वहाँ का रहता है तो वो तो था ही। तो ये सब चीज़ें देखकर फिर मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ के लिए एंट्रेंस दूंगा, और वो मैंने एंट्रेंस दिया। और क्योंकि कंपटीशन वहाँ पर भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि अभी रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो इसलिए बहुत बच्चे वहाँ पे अपीयर करते हैं। तो मेरा टेस्ट मतलब मैं दे रहा था, तो बट मुझे लगा शायद मेरा हो जाएगा और नाम मेरा आ गया। फिर वहाँ पर भी सिलेबस के बारे में बताइए। एंट्रेंस का क्या सिलेबस, कुछ किस तरह कोई प्रिंट सिलेबस मिलता है कि ये सिलेबस इसमें से आएगा, या बस उनका सीधा टेस्ट है?
उनका जो है सिलेबस यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसी के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो आपको जामिया आरसीए के लिए एंट्रेंस के लिए भी वही पढ़ाई करनी होती है। उसके भी 2 पेपर होते हैं बस, एक जो प्रीलिम्स टाइप होता है और एक एस्से का निबंध लिखने का होता है। तो 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं 3 घंटे के। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी और फिर मेरा इंटरव्यू, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है सच के यूपीएससी से रिलेटेड कोई चीज़ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सॉरी। तो वहाँ पर इंटरव्यू मेरा मतलब ओवरऑल फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ के गया था बट मुझे पता नहीं था कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो कोट पैंट पहन के गए थे ऐसे? मतलब इंटरव्यू को लेके बड़ा इशू है कि आपको इस तरह ऐसी दूल्हा सा ही बन के जाना है पूरा, या मतलब उसी तरह की पूरा होता है जैसे मॉक इंटरव्यू में देखते हैं हम, या कुछ? यूपीएससी का जो एक मेन इंटरव्यू होता है वहाँ पर तो आपको प्रॉपर फॉर्मल पहन के जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर एक आपको प्रोफेशनल चीज़ के लिए आप जा रहे हैं। तो वहाँ पर तो आपको सूट और टाई एंड एवरीथिंग आपको पहन के जाना होता है। बट ओवरऑल मैं वहाँ पर जामिया में मैं शर्ट और पैंट पहन के गया था, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट और शूज़। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा था। 10-15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, मुझे लगा शायद मेरा हो जाएगा। क्या आप पहले से जब आप जा रहे थे इंटरव्यू के लिए जामिया में, आपने पहले 2 टेस्ट क्लियर कर लिए, फिर आपके सामने इंटरव्यू था। इंटरव्यू वाली रात को आप बहुत सोचा भी होगा कि कल ये ना पूछ लें वो ना पूछ लें, काल्पनिक क्वेश्चन भी आपने बना लिए होंगे दिमाग में कि अगर ये पूछेगा तो मेरा जवाब इस तरह रह सकता है। कुछ ऐसा था? और कोई सेम सवाल सामने आ गया, कुछ ऐसा हुआ कोई घटना? एक्चुअली वहाँ पर मैं जामिया इंटरव्यू के लिए मैंने इतनी कोई प्रिपरेशन की नहीं थी। मैंने सोचा था जो मैं जितना भी मैंने पढ़ा है मैं ओरिजिनल रहूँगा वहाँ पे, जो मुझे आता होगा मैं उसका आंसर कर दूँगा, जो नहीं आता होगा मैं उसे। ऐसा आर्टिफिशियल रात में कुछ सोचा नहीं कि अगर ये पूछा तो मैं ये जवाब दूंगा? नहीं, एक्चुअली मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जामिया इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ ऐसे तैयारी नहीं की थी। जो मैं यूजुअली पढ़ता था बस वही मैं पढ़ के गया था, ना मैंने कुछ इस बारे में जैसे हो वैसे रहो बस, ये अपना ज़्यादा सोचा भी नहीं था। बट मुझे इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू वहाँ पे अच्छा गया, फिर भी तैयारी नहीं होने के। क्वेश्चन बता सकते हैं कि क्या पूछा गया था आपसे? आई थिंक उन्होंने लॉ से रिलेटेड काफ़ी पूछे थे, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, और कुछ सवाल उन्होंने पूछे थे जो यूपी के एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो मैं आंसर नहीं कर पाया था, तो जिसकी वजह से लगा यार मैं कुछ आंसर्स नहीं कर पाया। बट ओवरऑल जो उन्होंने संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जो करंट अफेयर्स से पूछे, वो मैंने मोस्टली आंसर कर दिए थे। क्योंकि आप लोग कर भी रहे थे, आपसे पूछा होगा आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आपने लो बताया होगा, तो फिर उसी से क्वेश्चन शुरू हो। बिल्कुल उसी से क्वेश्चंस हुए। इनिशियली मुझे लग रहा था मैं बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि मैं लॉ कर रहा हूं तो मे बी वो लोग ये सोचें कि हम जो बंदा दूसरा चीज़ भी कर रहा है हम उसे नहीं लें। ठीक है। तो बट अल्टीमेटली मैंने सोचा मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, जो चीज़ मैं हूँ वही बताऊँगा। तो वो चीज़ मैंने बता दी कि मैं लॉ भी कर रहा हूँ। उन लोगों ने उस चीज़ पे कोई इशू नहीं अराइज़ हुआ, और वो लोगों ने बोला कि उन लोगों ने मेरे से लॉ से ही सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करोगे, तो ये चीज़ भी मैंने आंसर कर दी थी। मतलब यहाँ पे जो दिल में रहता है अगर वही चेहरे पे रहे तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ दोनों चीज़ों में अगर फ़र्क है तो पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ये किसी भी इंटरव्यू के लिए है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल रहना चाहिए। कुछ भी आर्टिफिशियल अगर आप करते हैं तो सामने इंटरव्यूअर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपको पकड़ सकते हैं। आपकी जो झूठ होगा या आप जो बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, पहले पेपर में जामिया कोचिंग के लिए तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर ये सब आता है, ठीक है, आपने बताया, उसकी तैयारी आपने कर ली, मेहनत करके बहुत लोग कर सकते हैं। पर सेकंड में लेखन आया, निबंध लिखने होते हैं, तो क्या लेखन की आपको कोई आदत थी पहले से, कोई स्टोरी वगैरह लिखना है कुछ? क्योंकि ये एक अलग है कि इसमें एक साहित्य की इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तो ये सब कैसे किया आपने, या थी आपको पहले से? तो मैं आपको बताऊं तो जैसे राइटिंग, आंसर राइटिंग होती है या फिर जो भी लिखने का, उसमें मुझे कभी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके भी इजीली मैनेज कर लिया करता था। तो ऐसे का मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी कि ऐसे में वो फॉलो करूँगा। तो मैं हमेशा कोई भी ऐसे होता था तो मैं इसे कहानी से स्टार्ट करता था। कोई भी टॉपिक है, सपोज़ एजुकेशन का कोई टॉपिक है, तो मैं एक ऐसी लड़की की कहानी से स्टार्ट करूँगा जो एजुकेशन नहीं ले पा रही है और जिसकी वजह से वो बैकवर्ड रह जाती है। तो मैं उस कहानी से ये दर्शाता था कि एजुकेशन की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरा आपने जामिया वाले टेस्ट में क्या यूज़ करा वही बताइए। वहाँ पर भी मैंने इस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जहाँ पे मैं एक कहानी, छोटी सी कहानी से स्टार्ट। क्या टॉपिक था उसमें? टॉपिक तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, एक तो आई थिंक कितनी ईमानदारी से बता देते हैं कि अभी याद नहीं है, और यही तरीका अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू में भी अपनाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
हाँ, तो टॉपिक मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, हेल्थ मिसमैनेजमेंट के ऊपर आई थिंक कुछ टॉपिक था, और हेल्थ मिसमैनेजमेंट की वजह से कैसे कुपोषण का शिकार बच्चे हो जाते हैं। तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मुझे याद आया है। तो आई थिंक मैंने एक बच्चे की कहानी उसमें लिखी थी जो कोई भी हेल्थ फैसिलिटी एक्सेस नहीं कर पा रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दुर्बल रह गया था, और उसको उस चक्कर में वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर पा रहा था और लाइफ के दूसरे पहलू में भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इस कहानी से दर्शाने की कोशिश की थी कि इंसान की हेल्थ जो है वो वेल्थ होती है। तो अगर इंसान एक हेल्दी पर्सन नहीं होगा तो वो आई थिंक लाइफ में कुछ अचीव करने में उसे बहुत परेशानियाँ होंगी। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छी हेल्थ का इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया था। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से मोस्टली वही रहती थी कि मैं एक कहानी से स्टार्ट करूं ताकि एग्जामिनर की अटेंशन उस ऐसे पे जाए। सैफुल्लाह भाई, ये कहानियाँ लाते कहाँ से हैं आप? मतलब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या जब बाहर निकलते हैं घर से, रोड पे, सड़क पे, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं? ये कहानियाँ तो ओरिजिनल से ही लाते होंगे ना कहीं से, समाज से। एक्चुअली कहानियाँ मतलब कभी मैंने ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं किया कि ये ऐसे आएगा तो मैं ये कहानी लिख दूंगा। जब वो ऐसे सामने आता था तो तब मैं दिमाग दौड़ाता था। कभी कभी कहानियाँ, लेकिन वो जब दिमाग दौड़ाते हैं तो कैरेक्टर जो निकल के आते हैं वो आते तो अपनी ही लाइफ से है ना कहीं से। तो जो भी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है, या कभी कभी कुछ चीज़ें मैंने फ़िक्शनल भी बनाई हैं, थोड़ा अपने पास से बनाने की भी कोशिश की जाती है कि रियल प्लस फिक्शन को मिक्स करके आप एक कहानी बना सकते हो। तो कभी कभी जो हम कभी कभी न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी पढ़ते हैं कि किसी बच्चे के साथ ये हुआ, या किसी एक नारी की कोई कहानी पढ़ी, तो वो कभी कभी एक कहानी या कुछ कहानियाँ दिमाग में रह जाती हैं। तो वही कहानियों को जब उस टाइप से कोई टॉपिक आता है तो वो एकदम याद आ जाता है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं हमारे आसपास, इस तरह की काफ़ी एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और विमेन के जो इश्यूज़ हैं, तो और ओवरऑल भी जो अखबार में और न्यूज़ में देखते हैं, तो उन सभी का मिश्रण रह के एक दिमाग में वो कहानियाँ रह जाती हैं। तो वो कहानियाँ मैं वहीं कहीं से सिलेक्ट करके थोड़ा सा अपने पास से कुछ ऐड ऑन करके तो वो मैं कहानियाँ बनाने की कोशिश करता था। तो रिज़ल्ट आया आपका फाइनली इंटरव्यू का, जामिया वाला, उस दिन का बता। मेरा फाइनल रिज़ल्ट जामिया का 1 जनवरी 2019 को आया था। तो साल की शुरुआत सुबह के अराउंड 9 बजे मैं सो के उठा था, देर से उठा था उस दिन। तो भैया के पास लक्ष्मी नगर जी, तो वो बेसिकली मुझे कॉल कर रहे थे, बट वो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया किसी वजह से। तो उन्होंने मेरे फादर को कॉल किया कि आपके बेटे का जामिया में एडमिशन हो गया है और उसे मतलब आना है। तो मेरे पापा ने बहुत खुश होकर कॉल किया, बेटा तुम्हारा जामिया में हो गया है, और साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है इस तरह से। तो कितने बच्चे उसमें अपेयर हुए थे एंट्रेंस में जामिया के लिए, और सिलेक्शन कितने लोगों का? आई थिंक इसमें 6 से 7 हज़ार बच्चे हर साल, 7 से 8 हज़ार तक बच्चे जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और फाइनल सिलेक्शन 150 बच्चों का रहता है। तो उसका कोई चार्ज लगता है एप्लीकेशन फॉर्म का? आज 650 रुपये का फॉर्म होता है। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन फॉर्म आते हैं अब तो। और वहाँ पे रहने का कोई चार्ज नहीं है एक्सेप्ट खाने का। सिर्फ खाने का आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ता है, अदरवाइज़ जो रहना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो रहने का कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई एस्पिरेंट है जो बहुत फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत हेल्प मिल सकती है उस पर्सन को। खाने का मेन्यू क्या रहता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए, खाना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई सोचेगा कि पढ़ाई में खाने की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा जान है तो जहान है, और खाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें सही रहना है, और सही रहना तभी पढ़ाई हो सकती है। तो बेसिकली खाना ओवरऑल वहाँ का हमें नॉनवेज भी मिलता था। 3 दिन हमें चिकन प्रोवाइड किया जाता था, और बाकी दिन सब्ज़ियाँ रहती थी अलग अलग, वो आलू की सब्ज़ी या मिक्स वेज, और कभी सोयाबीन की सब्ज़ी, पनीर। तो इस टाइप से हमें खाना मिलता था, और दिन में 1 सब्ज़ी, 1 दाल और रोटी रहती थी। कोई शाकाहारी है तो उसके लिए पनीर का ऑप्शन होता था। चिकन के साथ अलग पनीर रहता था डेली, जब भी चिकन बनता था। और हमें ब्रेकफास्ट में पराठे और आलू पूरी, ब्रेड और ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती। इस एंट्रेंस में कुछ रिजर्वेशन वगैरह तो नहीं होता? 150 बच्चे जामे वाले लेते हैं, अभी भी 150 लेते हैं क्या? एक तो ये सवाल, और दूसरा क्या रिजर्वेशन वगैरह होता है कुछ किसी भी तरह का? अभी जो है जामिया ने इसी साल से सीट्स बढ़ा के 208 सीट्स कर दी हैं 150 से। और ऐसा कहा जाता है, और मतलब मैंने सुना है कि 10% बच्चे जो हैं वो 24 साल से कम के ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि यंग एस्पिरेंट्स को वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि वो लोग आगे आएँ और इस चीज़ की तैयारी करें। तो ये जो है रिजर्वेशन और किसी काइंड फॉर्म में नहीं है। अदरवाइज़ SC, ST और माइनॉरिटीज़ एंड विमेन अक्रॉस ऑल द कास्ट और रिलीजन सभी लोग दे सकते हैं।
तो ये टाइप से कॉम्पोजिशन होता है, ऐसे सच रिजर्वेशन और किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ठीक है, जब जामिया कोचिंग का पहला दिन मतलब सारी चीज़ें पूरी करने के बाद जो वहाँ की ज़रूरतें थी, उसके बाद जब पढ़ाई शुरू हुई तो वो पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या था? क्या पढ़ाया गया? कौन आपको टीचर आपको मिले? वो क्या था? तो जब पहले दिन मैं और मेरा जामिया में पहुँच ही जाइए, उसी दिन में पहुँच जाइए। ठीक है, तो मेरा जो हमें रूम अलॉट हुआ था, हमें बोला था फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के हम लोग गए वहाँ पर। तो जहाँ पे मैं गया तो मेरा रूममेट भी वहीं पे खड़ा था, उससे पहली बार मुलाकात हुई और वो काफ़ी ऐसे मतलब वो बहुत कम एक्सप्रेसिव था और कम बोलता था काफ़ी। उसने मुझे हाय हेलो बोला, फिर हम लोगों ने वेट किया थोड़ी देर, हमारा रूम की चाबी मिली और फाइनली हमने रूम वगैरह। ये रूममेट वही है क्या जो उमेश आपने किसी इंटरव्यू में जिक्र किया है? जी हाँ, तो वो मेरा रूममेट था। हम लोग इंटरव्यू तक साथ, हम लोगों ने उसका भी इंटरव्यू तक दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया है अभी, तो वो फिर से यूपीएससी का या जामिया का? यूपीएससी का। तो हम लोगों ने यूपीएससी की जो तैयारी साथ ही की थी, मोस्टली हम लोग साथ लाइब्रेरी जाते थे, साथ ही पढ़ाई करते थे और हम इंटरव्यू तक हमारा सफ़र साथ रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसका इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं हो पाया यूपीएससी का, तो अभी वो फिर से तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल हम लोग एक दोस्त होने के नाते जब उमेश का जिक्र आ ही गया है तो क्योंकि आप साथ ही रहे उसके, तो क्या फ़र्क लगता है आपको कि इंटरव्यू में क्या वजह रही होंगी? मतलब कुछ आप साथ रहने की वजह से एक अनुमान कि क्या चीज़ें रह गई होंगी जो इंटरव्यू में वो रुक गया? ये तो खैर मैं इतनी अच्छे से नहीं बता सकता, ये वो खुद एनालाइज़ करेगा इस चीज़ को कि कहाँ उसकी कमी रही कहाँ नहीं। ओवरऑल तो हम लोग का हमेशा से काफ़ी तैयारी जो थी हमेशा से अच्छी रहती थी और डिस्कशंस भी हम लोग के अच्छे रहते थे। आपने उमेश के बारे में एक बात बताई, रूममेट के बारे में, जो आपका रूममेट थे, कि वो आपकी कमियां भी बता के आपकी दूर कराते थे, तो कुछ कमियां बताइए जो उन्होंने दूर कराई थी आप? आई थिंक उसका जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो मेथड था वो बहुत अच्छा था। उसने भी इस मामले में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बहुत सारी रिसर्च करता था उसके ऊपर, और बैकग्राउंड रिसर्च क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल देके उनका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बताइए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है ये चीज़। न्यूज़पेपर की बात करते हैं, किसी से भी कहो आप आईएएस की तैयारी करनी है तो सामने वाला कुछ बताए ना बताए ये ज़रूर बोलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। तो उमेश ने वही चीज़ आपकी सुधरवाई है, आप जो बता रहे हैं, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए प्लीज़ पूरे दिल से और इसको पूरा डिटेल से बताएं। तो ऐसा होता है, हम कोई न्यूज़पेपर रीडिंग क्या होता है, हम सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और हम उसे पढ़ के छोड़ देते हैं। तो हमारा काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है, उस न्यूज़ को पढ़ के शुरू होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का। अगर सपोज़ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हमने पढ़ा कि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है गलवान वैली पर और इस तरह से, तो हमारा काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है, हमारा काम वहाँ शुरू होता है। उसके बाद हम इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, क्यों हो रहा है, इसके रीज़न्स क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है, चाइना का स्टैंड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब हाँ पहले कब कब कैसे हुआ है और क्यों हुआ है और अभी क्यों हो रहा है, और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए और कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और हमें लोकेशंस पता होनी चाहिए, सपोज़ जैसे गलवान वैली है, लद्दाख है या सिक्किम है, तो जहाँ जहाँ डिस्प्यूट हो रहे हैं उनकी लोकेशन क्या है, क्या मैप में कहाँ लोकेट होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। यानी न्यूज़पेपर खाली एक दरवाज़ा आपको देगा सिम का, आपको उसके अंदर जाना होगा फिर इंटरनेट के थ्रू या जैसे भी, और फिर आपको खोजना होगा। जी बिल्कुल, तो रिसर्च जो बैकग्राउंड रिसर्च होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो यही मैंने उसी से सीखा कि जिस तरह से वो रिसर्च करता था किसी भी टॉपिक पर, आई थिंक उससे बहुत हेल्प मिलती थी। और बहुत सारी चीज़ें जो यूपीएससी में आती हैं वो इसी बैकग्राउंड रिसर्च से आ जाती हैं। तो अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपकी जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर रीडिंग आधा काम होगा। तो उसके जैसे अखबार में इसरो का नाम आया, तो अब इसरो के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, नेट पे जाके इसरो कब बना, अध्यक्ष कौन कौन थे, कहाँ इसकी लोकेशन है, ये सब यही तरीका रहता था। तो जैसे स्पेस का कोई इसरो का क्वेश्चन है तो इसरो के बारे में हम रिसर्च करेंगे कि इसरो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसरो के क्या क्या मिशंस हैं और क्या मिशन कर रहा है, मंगलयान है, चंद्रयान है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और तो इसी तरह से जो रिसर्च होती है वो बहुत हेल्प करती है यूपीएससी में, स्पेशली करंट अफेयर्स जो है। तो ये चीज़ मैंने उससे सीखी थी। कौन सा अखबार पढ़ा आपने? मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था और आई थिंक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा नेसेसरी वही होता है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, उससे नोट्स भी बनाता था और उसको रिसर्च भी करता था उसके ऊपर। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की। न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। नोट्स से याद आया कि आपने किसी के नोट्स मांगने की कोशिश की कभी कि नोट्स दे दो, किसी सफल आदमी के नोट्स दे दो भैया?
नहीं मैंने या अपने नहीं मैंने कभी ऐसे नोट्स आई थिंक किसी से नहीं लिए, क्योंकि मुझे लगता था एक तो जो मेरे पास बुक है वही मेरे लिए मेरा सोर्स है एकमात्र, तो मैं उसी पे रिलाई करता था और उससे मैं अपने नोट्स बनाता था, क्योंकि अपने नोट्स आप बनाते तो एक आप मेहनत लगा रहे हैं। ठीक है, अपने नोट्स बनाते थे। जब भी कोई सफल होता है तो अब पब्लिक में क्या होता है, गार्जियन में खासकर उसके घर पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं उसके नोट्स हासिल हो जाए और अपने बच्चों को जाके थमा दो कि लो तुम्हारे लिए हम नोट्स ले आए हैं। तो अपने नोट्स बनाइए, सैफुल्लाह जी बता। हाँ, तो मैंने हमेशा अपने नोट्स पे ही ज़्यादा रिलाई किया है और वो उस बुक्स को पढ़ के उसको समझ के मैं खुद से नोट्स बनाया करता था। बाद में जब मैं रिवीजन करता था तो रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प होती थी। नोट्स दिमाग में भी, पिक्चर भी बस जाती है उस पेज पे हमने, तो दिमाग में रहते हैं और आपको पता होता है एक्चुअली आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। आप अपनी राइटिंग से भी वाकिफ़ होते हो, राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो आई थिंक अपने नोट्स बनाना काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है उस हिसाब से। इसके अलावा जामिया में फिर आपका कोचिंग शुरू हो गया, तो जामिया में कितनी देर पढ़ाई कराई जाती है, मतलब वो क्लासरूम वाली पढ़ाई कितनी होती है, और इसके अलावा क्या खासियत है उस कोचिंग की? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि कोचिंग में 6-6 घंटे पढ़ाई होती होगी, टीचर पढ़ाएगा, बच्चे लिखेंगे और फिर स्टडी करना है बहुत घंटे, तो क्या है कोचिंग की सच्चाई? तो वहाँ पर जामिया RCM में डेली 2-3 घंटे की क्लासेस होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, नॉट मोर देन 3 आवर्स, 3 घंटे की। उसके बाद वहाँ पे जो लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी फॉर UPSC स्टूडेंट। टीचर वहीं रहते हैं वो या बुलाए जाते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग? एक्चुअली जो हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर थे वहाँ के, वो तो वहीं पर रहते थे, वो हिस्ट्री के टीचर थे। रहते नहीं थे, आई थिंक वो भी आते थे। इसके अलावा गेस्ट टीचर्स तो बाहर से ही आते थे, रहता नहीं था वहाँ पर कोई, बदलते रहते हैं। हाँ, तो गेस्ट टीचर्स आते थे अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ाना है वो लोग पढ़ाने आते थे। और उसके बाद लोग अपनी अपनी लाइब्रेरी में जाके अपनी स्टडीज़ करते थे। वहाँ पे वीक में 1-2 बार जो है टेस्ट भी होता था, मॉक टेस्ट करवाए जाते थे, उससे आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज हो जाती थी। तो वो चीज़ वहाँ के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी कि बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन रहता था कि हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, तो एक जो हेल्दी कंपटीशन वाली स्पिरिट होती है वो मेंटेन रहती थी। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, हम मेस में भी, डिनर पे भी वही बात कर रहे हैं, लंच पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पर। तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा इकोसिस्टम था। आप एक तरह से UPSC को जीते हो वहाँ पर। ठीक है। तो वो जीने वाली जो फीलिंग है वो बाहर रह के नहीं आती है, वो आपको वहाँ रह कर आएगी। तो UPSC को जो जी रहे थे हम लिटरली, क्योंकि हम खाते पे भी वही बात कर रहे हैं, हम सोने से पहले भी वही बात कर रहे हैं, सुबह उठकर भी वही बात कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम रहता है और उससे बहुत हेल्प मिलती है आपकी प्रिपरेशन में। आपको बहुत मोटिवेटेड फील रहते हो आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने के लिए, और ये वहाँ के जो है मेन फ़ायदे हैं। तो क्लासरूम के अलावा जो बाहर, जो क्लासरूम से अलग का जो सिस्टम से बता रहे हैं कि आपस में जो बातचीत होती है पूरा दिन, सोते हुए, पढ़ते हुए, खाने की टेबल पे, सोने से पहले, ये तमाम पूरा दिन जो गुजरता है जीते हैं उसको वहाँ पर कोचिंग में। ये कोचिंग का मतलब है, क्लासरूम में उतना 6-7 घंटे वाली पढ़ाई नहीं होती है, यही सब बता रहे हैं? जी सर। और इसके अलावा जो आई थिंक यही था जो मेन था, और वहाँ पे कुछ सीनियर्स भी थे जो लोग टाइम टू टाइम हमें गाइड करते थे, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी वहाँ पर रहते हैं और वो लोग भी हम लोग को टाइम टू टाइम गाइड करते थे। तो गाइडेंस भी हमें, ये मन की बात छीनी आपने, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके होते हैं किसी टेस्ट में, प्रीलिम में या सेकंड में, कोई इंटरव्यू में रह जाता है, तो उनके एक्सपीरियंस वो लोग इजीली देते हैं बच्चों को, अपने जूनियर को, या थोड़ा कंपटीशन रहता है? मतलब वो कैसा, वो मोरल वाला माहौल रहता है या वही भागम भाग रेस वाला? देखिए मोस्टली ऐसे सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं वैसे, बट मोस्टली वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ज़्यादातर लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। अगर आप किसी को जाके पूछोगे तो वो एक्सेसिबल होगा, वो आपकी आपको हेल्प करेगा। कोई कोचिंग में ऐसा लगा जिसको देख के आप खुद लगता था कि यार इसके जैसा काश मैं होता, ये तो बड़ा तेज़ है? मतलब होता है कई बार कोचिंगों में या स्कूल में भी कि लगता है यार हम तो इससे, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएं हम, बहुत प्रभावित, बट जब रिज़ल्ट आया तो आप आगे थे। तो मोस्टली मुझे तो ऐसे ही लगता था यार मैं सभी लोगों से पीछे हूँ ना, किसी एक या दो से, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ पर सब लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, टेस्ट में भी किसी के बाल, चश्मा, ये सब देख के ऐसा डर लगता है ना कि यार इसका हो जाएगा, और ये बहुत, क्योंकि सबको जान तो नहीं सकते। मुझे तो बहुत इन्फीरियर फीलिंग आती थी, मुझे लगता था मैं मतलब मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके सामने मैं शायद नहीं उतना अच्छा स्टैंड करता हूँ, तो मुझे काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था। मतलब उनका क्या देख के, वो रूप, मतलब रूप रंग देख के भी, या सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई आई थिंक उनका रूटीन
पहले तो उनका जो रूटीन था कंसिस्टेंटली, उनके नोट्स भी इतने अच्छे होते थे, मतलब आप ग्लैंस तो पढ़ ही जाता है, आप एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो, और प्लस उनका परफॉर्मेंस भी जो टेस्ट में था वो इतना अच्छा रहता था। मेरा इनिशियली इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था टेस्ट कोचिंग के दौरान। हाँ, मॉक टेस्ट जो होते थे, ठीक है। वो वीक में एक मॉक टेस्ट जो होता था, उसमें मेरा इतना अच्छा नहीं रहता था। तो ये सब चीज़ें देख के लगता था शायद मतलब मैं अभी कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ, तो वो सब चीज़ें थी। बट वो कोचिंग के टेस्ट में आप नंबर 1 नहीं रहते थे? नहीं, मैं काफ़ी नीचे रहता था क्योंकि इनिशियली जब मैं वहाँ गया तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी चीज़ सीखने मिली और मुझे लगा कि मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की अभी स्कोप है और मुझे लाना चाहिए। तो मैंने वहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा, सबसे अच्छी बातें ली, और आफ्टर सम टाइम मेरी परफॉर्मेंस भी उन लोगों के बराबर अच्छी ठीक है। 150 बच्चे लेते हैं वो, एक बार तैयारी करा दी, अगले बार भी क्या उन्हीं बच्चों में से ले लिया जाता है या फिर से एंट्रेंस ही देना होगा जामिया में? फिर से एंट्रेंस देना पड़ता है, और कुछ लोग एग्जामिशन देते हैं। सपोज़ अगर कोई बंदा ऑलरेडी सर्विस में है और फिर से अटैम्प्ट दे रहा है तो वो वहीं रह सकता है, अदरवाइज़ सभी लोगों को मोस्टली एंट्रेंस देना पड़ता है फिर से। ये जो मॉक टेस्ट से याद आया, मॉक इंटरव्यू से याद आया, आजकल यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यू पढ़े हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट के, तो सैफुल्ला का मॉक इंटरव्यू नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या जामिया वाले मॉक इंटरव्यू का कोई वीडियोग्राफी नहीं कराते? एक्चुअली जहाँ मैंने दिए थे मे बी वहाँ पे रिकॉर्डेड इतने अच्छे से नहीं हुए हैं, क्योंकि स्पेशली दृष्टि IAS जो है वही ज़्यादा अपलोड करता है, और किसी वजह से मैं दृष्टि में मॉक इंटरव्यू नहीं दे पाया था। अच्छा। तो इसकी वजह से आई थिंक और लोगों के जो आ रहे हैं, मेरा नहीं आ पाया है। बट मैंने एक जगह पर दिया था, वो फेसबुक पे सर्कुलेट हो रहा है ALS में। तो जामिया में भी मॉक इंटरव्यूज़ करवाए गए थे, बट वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। सैफुल्ला, मॉक इंटरव्यू को लेके बहुत प्रभावित होते हैं लोग, फाइनली उन्हें देखते हैं, पूरा तजुर्बा उन्हीं से दिखता है, तो बल्कि पब्लिक को तो ये भी नहीं पता होता कि ये नकली इंटरव्यू हैं, क्योंकि मॉक सबको बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये भी कोई कोचिंग है क्या? मॉक इंटरव्यू का भी कोई कोचिंग चलता है कि आप पैसा खर्च करके इंटरव्यू दीजिए? मॉक इंटरव्यूज़ में पहली बात है, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। बट अल्टीमेटली मॉक इंटरव्यू ऐसा होता है, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, कहाँ आप इम्प्रूव कर मॉक इंटरव्यू देने के लिए कोई फ़ीस जमा करनी होती है क्या, या वो बस लेते हैं अपने शौक़ से? वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहते हैं मॉक इंटरव्यूज़ जहाँ भी। तो आप जाइए, आप बताइए कि मुझे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, तो वो लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, उसके लिए ऐसा कोई फ़ी नहीं जाती है। जामिया में भी हुए थे मॉक इंटरव्यू आपके कोचिंग में? मैंने जामिया में 2 इंटरव्यू दिए थे और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। अच्छा। तो जो आपका ओरिजिनल इंटरव्यू हुआ UPSC में, किसी मॉक इंटरव्यू का मैच खाया कोई इत्तेफाक से, कोई क्वेश्चन या कुछ? जी, मैच खाया था। मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें मेरा एक वन ऑफ द हॉबी था काउंसलिंग, लोगों को काउंसिल करना। तो उसमें मैम ने कहा था, मेरे को एक मॉक इंटरव्यू में पूछा था कि आप काउंसिल करके दिखाइए, आप कैसे काउंसिल करते हैं। और ये सेम क्वेश्चन रियल इंटरव्यू में भी आया कि आप काउंसिल का कोई एक एग्जांपल करके दिखाइए, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन मैच हुआ था। अदरवाइज़ क्वेश्चंस बहुत वेरिएशन होता है, इतना ज़्यादा मैच नहीं होते हैं। टीचिंग से रिलेटेड, आई थिंक हॉबी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन मैच हुए थे, अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन सब अलग ही थे। मॉक इंटरव्यू में क्या सुधार की ज़रूरत लगती है आपको, जो वो मैच खाने लग जाए? क्योंकि आप कह रहे हैं मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में फ़र्क होता है, तो ये फ़र्क क्यों नहीं पाट पा रहे हैं लोग जो करा रहे हैं मॉक इंटरव्यू? नहीं, एक्चुअली एक तो मतलब वो लोग तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली जो रियल इंटरव्यू का प्रेशर होता है या रियल इंटरव्यू का जो माहौल होता है ना वहाँ पर, वो रिक्रिएट करने में थोड़ा नहीं कर पाते हैं मॉक इंटरव्यूज़ वाले। तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ओके मॉक इंटरव्यू है, इतना कैजुअली जाता है बंदा, इतना सीरियसली नहीं लेता है, बट ओवरऑल वो लोग भी अपने एफर्ट्स अच्छे देते हैं। तो मैंने भी 5-6 जगह मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। उन लोगों ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई जहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और बाकी मैंने हमेशा से यही कोशिश की, मैं उन्हीं चीज़ों को लूँ जो मेरी ओरिजिनलिटी को बढ़ाए। मतलब मैं कोई चीज़ अडॉप्ट करने की कोशिश ना करूँ जो मेरे अंदर नहीं है, मैं अपनी कमियों को दूर करूँगा। और तो मेरा हमेशा से यही मोटिव था कि मैं ओरिजिनल रहने की कोशिश करूँगा UPSC मेन इंटरव्यू में भी। तो वही मेरा मेन फोकस था। जो भी मुझे मॉक इंटरव्यूज़ वालों ने फीडबैक्स दिए, उन लोगों को मैंने उस फीडबैक को मैंने पॉजिटिवली लिया और देखा कि उसमें मैं अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट ला। किसी मॉक इंटरव्यू में किसी ने कुछ ऐसा कहीं बोला जहां आपको थोड़ा सा निराश हो गए, किसी ने कोई ऐसी कमी बताई हो, या निराश भी नहीं हुए आप, तो फिर आपने सोचा चलिए ठीक है इससे दूर करते हैं, कोई ऐसी कोई कमी? आई थिंक वो लोग थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें काफ़ी बोलते हैं कि आपको सवाल के बाद एकदम जवाब नहीं देना चाहिए। मतलब सवाल को सुन के
10 सेकंड का पॉज लेकर और फिर आप जवाब कीजिए। इससे आपका दिखता है कि आप थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ पर, आप एकदम रटा हुआ चीज़ नहीं बोल रहे हो। तो उन लोगों ने बोला था कि आप थोड़ा सा रुक के जवाब दीजिए इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी कि जब मुझे सवाल पूछा गया तो ओवरऑल मैं 10 सेकंड का पॉज लेके फिर सोच के फिर उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करके आंसर करता था। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल थी। ओवरऑल ऐसा किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। मैंने उन लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स को पॉजिटिव ही लेकर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की थी। पॉजिटिव जो फीडबैक है उनको पॉजिटिव ही लेना चाहिए, और मॉक इंटरव्यू में जो कुछ आपको सलाह दी जा रही है उन कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। यही सैफुल्लाह ने किया और इसीलिए वो रियल इंटरव्यू में सफल रहे। तो रियल इंटरव्यू की दुनिया एक अलग दुनिया है, जो सैफ भैया ने अभी बताया आपको कि मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए हम रियल इंटरव्यू पर अलग से ही बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार सब्सक्राइब के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, देखते रहिए जावेद इन क्लिक।